बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज का हमारे पास टॉपिक है डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल। आज हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि आया डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी मटेरियल। हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, देन हम प्रूफ करेंगे कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल है कि नहीं। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है हमारे पास? हेरिडिटी मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल क्या होते हैं हमारे पास? हेरिडिटी मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं, दोज मटेरियल्स या दोज मटेरियल्स which transfer the genetic information or which transfer the characteristics from parent to offspring that is called a हेरिडिटी मटेरियल। अब हम एविडेंस ढूंढेंगे कि डीएनए हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास 20th सेंचुरी का जो हाफ था, उसके पहले हाफ में साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और उन्होंने कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए जिससे उन्होंने कुछ ने ये बात बताई कि हमारे पास ये कंक्लूजन निकाली, कुछ इन्वेस्टिगेटर ने ये कंक्लूजन निकाली कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो किस चीज से बना हुआ है, वो हमारे पास प्रोटीन प्लस डीएनए इससे बना हुआ है। कुछ इन्वेस्टिगेटर ने ये कहा कि हमारे पास क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि हमारे पास प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है या डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। इस सवाल को उन्होंने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे तो हम डीएनए को क्या करेंगे, एज ए हेरिडिटी मटेरियल ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ एक टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास साइंटिस्ट ने उस पर काम भी किया हुआ है। पहली बात हम ये पढ़ें कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि इनमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो ये है, तो इसमें ये वाला लफ्ज आएगा, तो इसको पहले से पढ़े। केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास वो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जिससे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल बना हो, हमारे पास वो कंपोनेंट जिससे जेनेटिक मटेरियल बना हो, और फिर ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो इसको हम कहते हैं केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड की तरफ कि न्यूक्लिक एसिड हमारे पास किस तरह इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डीएनए भी एक हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक बायोपॉलीमर है जो कि मोनोमर से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। रिपीटेड मोनोमर से बना हुआ है ये न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड आर द बायोपॉलीमर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हमारे पास बायोपॉलीमर का मतलब ये है कि सिर्फ ये हमारे पास बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। ठीक है, बाहर क्या होता है, हमारे पास सिंथेसाइज नहीं होता है हमारे पास आर्टिफिशियली, या बाहर हमारे पास ये इसकी सिंथेसिस नहीं होती, बल्कि सिर्फ इसकी कहाँ पर होती है, बॉडी के अंदर। ठीक है, नेचुरली होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसी हुई? ठीक है, हमारे पास जो क्लासिकल जेनेटिक्स है और मेंडेलियन जेनेटिक्स है, इन्होंने अपना कुछ काम कर दिया, इन्होंने अपना कुछ काम कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जीन का नेचर कैसा है, किस चीज से बना हुआ है, इसका नेचर कैसा है, इसमें कोडिंग, नॉन कोडिंग रीजन और कोडिंग रीजन क्या है, मतलब उन्होंने नेचर ऑफ जीन के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, दूसरा उसका जो है कि मैकेनिज्म ऑफ जीन, उन्होंने ये नहीं बताया कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और मेंडल ने जो काम किया उसके बाद बहुत से बायोलॉजिस्ट ने काम शुरू किया, और वो किस बात को प्रूफ कर रहे थे, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी को डिस्कवर कर रहे थे, मींस इसको क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशर। हमारे पास एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिशर, ये हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट है।
और इसी ने हमारे पास किया की है न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया है? इसने क्या किया, एक पस सेल ले लिया, पस सेल, ये सेल ले लिया और इससे एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया, एक सब्सटेंस, न्यूक्लियस से एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया। उस सब्सटेंस को उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का नाम दिया। ठीक है, इसने 1868 ईस्वी में पस सेल के न्यूक्लियस से एक सब्सटेंस सेपरेट किया जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियन। ओके, बाद में इस न्यूक्लियन को किसका नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड का। क्यों दिया गया? वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियन जो है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, ये एसिडिक इन नेचर है, तो इस वजह से उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। फिर इसने क्या किया, 1872 में उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। 1872 ईस्वी में इस साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक एक्सपेरिमेंट की 1872 ईस्वी में। उसने एक फिश है सलमोन फिश, उसके स्पर्म से, सलमोन फिश के स्पर्म से उसने यही सब्सटेंस क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, जिसको बाद में न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया है। अब उसने ये बात प्रूफ की, कि हमारे पास यहाँ पर भी फर्स्ट सेल में भी मौजूद है, स्पर्म में भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंस न्यूक्लिक एसिड ये हर सेल में मौजूद है, हर टिश्यू में कि हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फिर हमारे पास जो जिस तरह माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट होती रही, इसी तरह हमारे पास साइंटिस्ट ने भी अपना वर्क जो था वो मॉडर्न हो रहा था। वो भी हमारे पास इस माइक्रोस्कोप की वजह से और उन्होंने बहुत सी डिस्कवरियां भी की और ये भी बताया कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक है डीएनए, ठीक है, एक और दूसरा है हमारे पास आरएनए। ये हम डीएनए कहाँ पर होता है? ये न्यूक्लियस में होता है। हमारे पास आरएनए जो है ये मोस्टली हमारे पास साइटोप्लाज्म में बनता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉपिक, कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज मैंने भी इस्तेमाल की। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रूफ की तरफ जाएंगे कि हमारे पास डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल है कि नहीं। ये 3 एक्सपेरिमेंट उस पर हुए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।